अच्छा, कल हमारी एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी, वो रह गई थी, उसको भी डिस्कस करना है आज। और आज छोटा सा एक अलग पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं, एसिम्पटोट, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्पटोट। एसिम्पटोट है ना। अब ये क्या होती हैं ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। कर्व की वो टेंजेंट जो कर्व को इनफाइनाइट पे जाकर के टच करती है। तो एक्चुअली ना तो कभी इनफाइनाइट आता है और ना ही कभी ये कर्व को कभी टच करती है। ठीक है ना। तो तो इसके बारे में आपको ये तो पता है कि इसका कांस्टेंट टर्म जीरो कर देने पर, अगर स्टैंडर्ड पैराबोला है तो कांस्टेंट टर्म जीरो कर देने पर आंसर आ जाता है। जनरल है तो फिर वो मैं बता ही चुका हूं आपको, सी लेकर के उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर देते हैं, है ना। अब ये कैसे आता है, लेट हाइपरबोला जो है आपका, ये हम ये ले लेते हैं, इसके बारे में बता चुका हूं आपको क्या होता है। तो इसका वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सॉरी इक्वल टू वन। देन if line y equal to mx plus c is the asymptote of this hyperbola। अच्छा देखिए, अगर ये केवल टेंजेंट में बोल देता तो मैं, मेरी कंडीशन क्या रहती, इसको इसमें सेटिस्फाइड करा करके डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर देता तो एम की कुछ कंडीशन निकल के आ जाती। अब मुझे करना है कि ये एसिम्पटोट है, तो पहले तो मैं करता हूं, देन पुट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जो बच्चे में दिमाग होगा वही रिप्लाई देगा। अब यहाँ पे एम एक्स प्लस सी, इसका ये बेटा हुआ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू वन। अच्छा, अगर इसको मैं थोड़ा सा मैनेज कर लूँ इधर उधर, तो ये एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर और ये बी स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखिए इधर एसिम्पटोट का मतलब आप क्या समझते हैं आप एसिम्पटोट का मतलब? ये जाकर के कुछ ऐसे होता है। तो बेटा कोई बच्चा मुझे जवाब देगा, ये कहां पे टच होगा, ये कहां पे टच होगा, ये कर्व इसको कहां पे टच करेगा, कहां पे टच करता है? रिप्लाई दीजिए। ये एसिम्पटोट है, कुछ कुछ ऐसा शेप होता है। तो ये कर्व और ये एसिम्पटोट कहां पे टच करेंगे एक दूसरे को? रिप्लाई कीजिए प्लीज। ये जो एसिम्पटोट है, दो एसिम्पटोट होंगी, एम की दो वैल्यूज आएंगी, ये दोनों एसिम्पटोट को कर्व कहां पे टच करेगा? इन्फिनिटी पे। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक बनी है, इसके दोनों रूट इन्फिनिटी होंगे। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्स में आपके पास बन के आ रही है, हाँ बोलो बेटा। अच्छा, वाई की वैल्यू रखिए, वो स्क्वायर की जगह हम्म रख दिए। ठीक है, ठीक, उसको सही कर देता हूँ मैं भी, है ना। तो ये लो, ये एक्स स्क्वायर और ये एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये आपका ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब मैं जरा एक्स स्क्वायर में इसको क्वाड्रेटिक बनाया था, तो ये एक्स स्क्वायर का मेरे पास कोफिशिएंट क्या होगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। प्लस एक्स का केवल कोफिशिएंट कितना आएगा, एक्स का कोफिशिएंट मेरे पास रहेगा टू एम ए स्क्वायर सी, यही रहेगा। प्लस कांस्टेंट टर्म क्या होगी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है भाई, यही होगी, यही क्वाड्रेटिक तो बनेगी आपकी। जब इसके साथ इसको आप पुट करवाओगे तो यही क्वाड्रेटिक बनेगी आपकी, यस यही क्वाड्रेटिक बनेगी आपकी। अच्छा, एक बात देखो यहां से, चलिए अब देखो बेटा, एक बात बताओ, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक के दोनों रूट इंफिनिटी है, तो क्वाड्रेटिक में अगर सर ने आपको कुछ कंडीशन बताई है क्या इसके ऊपर? एक क्वाड्रेटिक जिसके दोनों रूट इंफिनिटी हो जाए, क्या होगा उसका मतलब? ऐसी क्वाड्रेटिक, देखिए एक क्वाड्रेटिक अगर मैं बोलता हूं एक रूट इंफिनिटी है, तो वो आपकी एक ये लाइन होती है। क्यों एक रूट इंफिनिटी है? क्योंकि ये लाइन का क्वाड्रेटिक, अच्छा क्वाड्रेटिक का रूट आपके क्या होते हैं, वो पॉइंट जहां पर आपका क्वाड्रेटिक एक्स एक्सिस को काटता है। और ऐसी क्वाड्रेटिक जिसका एक ही रूट है, दूसरा रूट है ही नहीं, तो उसका मतलब होता है वो आपकी स्ट्रेट लाइन है, और जिस इसका दूसरा रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये एक ही है। मतलब कुल मिलाकर के अगर इस
क्वाड्रेटिक को मैं इस तरीके से अरेंज करता जाऊं कि इसका जो फैलाव है उसे कम करता जाऊं और फिर मैं कंडीशन रखूं कि एक ही रूट है, तो वो ये फैलाव तब तक हम करते हुए जाएंगे जब तक ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट नहीं हो जाए। इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं दोनों रूट आपके जो है वो इन्फिनिटी है, तो वो कंडीशन आपकी क्या होती है, वो कंडीशन ये होती है, वो भी लाइन की होती है, मगर वो लाइन, यस बच्चे का मैसेज आया है, प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, नहीं, हाँ ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 ये एक रूट इन्फिनिटी का, दोनों रूट होने का क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाए और कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्स भी 0 हो जाए। इफ बोथ रूट of this quadratic equation is 0, then coefficient of x square, then coefficients, ये बताया सर ने, जरूर बताया होगा, इक्वल टू 0 एंड coefficient of x that is also equal to 0। अब ये क्यों होता है, क्वाड्रेटिक का मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं, है ना? उसमें मैंने बताया हुआ है कि भाई ऐसा क्यों होता है। चलिए ठीक है, बच्चे का मैसेज आया है, एस केसेस बताए थे, यस सर, सर केसेस बताए थे, चलिए अच्छी बात है, तो मैं इसको कर लेता हूं, तो ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी इक्वल टू 0, यहां से अगर मैं बात करूं एम ए स्क्वायर सी ये भी इक्वल टू 0। अब देखिए एम तो 0 हो नहीं सकता, क्यों नहीं 0 हो सकता, एम अगर 0 हो गया तो ये लाइन आपकी एसिम्पटोट तो क्या, ये तो आपके पास एम अगर 0 हो जाता है तो ये तो आपके पास एक्स एक्सिस बन जाएगी, या फिर ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल कुछ बन जाएगी, तो एम तो 0 नहीं हो सकता, 2 0 होता नहीं है, ए स्क्वायर ये आपके पास हाइपरबोला आपको गिवन है तो ये गिवन नहीं हो सकता, यहाँ पर से केवल एक ही कंडीशन है कि सी 0 हो जाए, एक तो ये केस आ गया। यहाँ से अगर मैं बात करें तो ये यहाँ से मेरे पास एम की क्या वैल्यू निकल के आ रही है, प्लस माइनस बी अपॉन ए, तो भाई ये है आपके पास में m आपका b है और y इक्वल टू 0 है, तो आपके पास में एसिम्पटोट कितनी आ गई, प्लस माइनस b, जो आपके पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इसमें आप जैसे ही वैल्यू रखेंगे एम एक्स प्लस सी, इसमें जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो m की वैल्यू प्लस माइनस बी अपॉन ए और ये 0, तो y की वैल्यू क्या आई तुम्हारे पास, y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स, ये 0 आ गई तुम्हारे पास, क्लियर है, ये आ गया आपके पास में, यही है आपकी एसिम्पटोट, ये दो एसिम्पटोट्स हो गई आपकी, और ये दोनों एसिम्पटोट्स कौन सी हैं आपकी, ये दोनों एसिम्पटोट्स कौन सी है, कौन सी ये दोनों एसिम्पटोट्स हैं आपकी, यस अमूल्य आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, आप रिप्लाई कीजिए ना, ये दोनों एसिम्पटोट्स कौन से हैं आपके, सॉरी ये दोनों एसिम्पटोट कौन से हैं, ये हैं आपके दोनों एसिम्पटोट्स। चलिए आज इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ा जाएगा, मैंने आपको तब भी बताया था कि एसिम्पटोट हमारे पास डीप में इसको पढ़ा जाएगा, तो आज वही टाइम है कि जिसको डीप में पढ़ा जाएगा, तो इससे रिलेटेड जो भी जितनी बातें जो मैं पहले छोड़ करके आया हूँ वो सारी बातें, और यस कल की जो प्रॉपर्टी थी वो हम आज डिस्कस करेंगे इसी। तो ये है आपके पास में एक हाइपर बोला, ये ब्रांच और ये ब्रांच, इसको बताना जरूरी है क्योंकि ये जो आपके पास में 4 सेक्टर बनते हैं ना, पॉइंट किस सेक्टर में है इसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो यस वो अब आएगा आगे, है ना, तो ये ऐसा और ये ऐसा, ये हो गया आपका, यस दैट इज योर ओरिजिन, that is your origin, that is your y axis, that is your x axis, that is complete, ये आपका s, that is your s dash, और ये जो पिंक कलर में है आपके पास that is x square upon a square minus y square upon b square that is equal to 1, और जो asymptote आपके पास आई है वो y equal to b upon a x and y equal to minus b upon a x, ये आ गई आपके पास में asymptote, क्लियर है, क्लियर है आपके पास में, रिप्लाई कीजिए क्लियर है, ठीक है ना। अगला, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये हाइपरबोला आपका अगर a इक्वल टू बी वाली कंडीशन में रख दूं, इफ इन हाइपरबोला a इक्वल टू बी, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, देन द एसिम्पटोट्स, देन द एसिम्पटोट्स विल बी y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ये लाइन आपकी y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स ये हो जाएगी, ठीक है ना, सिंपल सी बात है आपके पास, ये है ना, क्लियर है, क्लियर है,
क्लियर है ना? चलिए आगे चलिए। हाँ। चलिए अगला एक और बात थी, मैंने बहुत बार पूछा था इसको आपको, सर कैसे, कि आपके पास एनी हाइपरबोला, हाइपरबोला एंड इट्स conjugate hyperbola, hyperbola have same asymptote, इनका asymptote हमेशा सेम asymptote, इनकी एसिम्प्टोट हमेशा सेम रहेगी। करके देख लो ना यार, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1 आएगा। -1 से फर्क क्या पड़ेगा? कांस्टेंट टर्म का ही तो फर्क पड़ेगा। हमको काम किस चीज से है? हमको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से काम है, तो वो तो काम यहीं से ही आएगा सिर्फ। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यहाँ पर भी रख के एक्स में क्वाड्रेटिक बना करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है इक्वेशन और आपको एसिम्प्टोट निकालनी, तो यही तरीका है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रख दीजिए और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स दोनों जीरो कर दीजिए। क्यों जीरो करना है? ये आपके पास क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है ये, है ना, हैव द सेम एसिम्प्टोट। यस, नेक्स्ट अगला है आपके पास में द एसिम्प्टोट्स ऑफ hyperbola always passes through the center of hyperbola। ठीक है, अच्छा बेटा एक बात का मुझे जवाब दो, मैंने आपको हाइपरबोला दे दिया, इक्वेशन दे दी मैंने आपको हाइपरबोला की, मेरी बात सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने आपको हाइपरबोला की इक्वेशन दे दी, ये ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने आपको ये हाइपरबोला की बोला, ये हाइपरबोला है ये आपका। और अब मैं पूछता हूँ कि बताइए सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, तो कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। मैंने क्या किया है, मैंने आपको हाइपरबोला की इक्वेशन दे दी आपको, और अब मैंने आपसे सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछे, तो बताइए सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो कैसे करोगे आप इसको? कैसे करेंगे तनाज? तनाज कैसे करेंगे? तनाज रिप्लाई करो बेटा, तनाज कैसे करेंगे? अनिकेत, अनिरुद्ध, बच्चे का मैसेज आया है, रोटेशन से करेंगे, रोटेशन से करेंगे, एक्स वाई की टर्म को इग्नोर करके परफेक्ट स्क्वायर बना के। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि इसमें सर रोटेशन को खत्म कर दो, रोटेशन को खत्म करने के बाद अब इसमें केवल शिफ्टिंग रह जाएगी और परफेक्ट स्क्वायर बना करके वो दोनों लाइन को आइडेंटिफाई कर लो। हाँ, ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, मगर इससे भी अच्छा एक तरीका है। देखिए अब सुनिएगा मेरी बात, तुम ये तो जानते हो कि अगर ये तुम्हारे पास एसिम्प्टोट की इक्वेशन है, तो अगर मैं सी को सी डैश से रिप्लेस कर दूं, तो सी डैश अगर मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं डिस्क्रिमिनेंट जीरो करके, तो यही इक्वेशन आपकी पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की हो जाएंगी। बोलो हाँ, पेयर हाँ ऑफ। सर। और अगर पेयर ऑफ एसिम्प्टोट की हो जाएंगी, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए मैंने तो एक आपको स्मार्ट तरीका बताया कि कोई भी, अगर ये आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आइडेंटिफाई करने का एक तरीका मैंने बताया हुआ है आपको। क्या था वो? क्या था? इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आइडेंटिफाई करने का एक तरीका मैंने बताया था आपको। यस, पार्शियल डेरिवेटिव, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, उनका इंटरसेक्शन, उनको आपस में उनको सॉल्व कर लो, वही इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो यही चीज मैं यहाँ पर अब मेंशन करने वाला हूँ, है ना। तो एक बात बताओ बेटा, जब हाइपर बोला, जब आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो उसमें सी हो या सी डैश हो, क्या मतलब है उस चीज का? तो इसका मतलब आपको एसिम्प्टोट की इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, आप हाइपरबोला में भी वही कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म आपको डिफर करता है हाइपरबोला को पेयर ऑफ एसिम्प्टोट की लाइन से, उस सी का, जिसको आप सी डैश करोगे, उसका भी पार्शियल डेरिवेटिव जीरो होना है, इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव जीरो होना है, तो एक्चुअली कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे ना, सिंपली, ये बहुत अच्छा तरीका बता रहा, यस सर कैंसिल ही होगा। तो अगर आपको हाइपरबोला गिवन है, तो आप उसका सेंटर तो आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये हुआ एक।
दूसरा मुझे आप ये बता सकते हैं कि उनकी एक्सिस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? एक्सिस, यस, एक्सिस कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एक्सिस देखो, हाइपरबोला तुम्हें दिया तो तुम पेयर ऑफ एसिम्प्टोट है, मैं बहुत इजी तरीका बता रहा हूं। एक तो वो रोटेशन लगाने का तरीका वो तो है ही सही, वो तो है ही सही। उसका अच्छा तरीका बता रहा हूं बेटा, देखो ध्यान से समझो। ये एसिम्प्टोट की इक्वेशन तो तुम, अगर तुम्हें हाइपरबोला पता है तो तुम्हें ये एसिम्प्टोट की इक्वेशन तो पता है, ठीक है ना? और अगर तुम्हें ये एसिम्प्टोट की इक्वेशन पता है तो तुम इनके कंबाइन इक्वेशन से इन दोनों को अलग कर सकते हो। अलग करने का क्या है तरीका? अलग करने का दो तरीके हैं। एक तो x में क्वाड्रेटिक मान करके वही डिस्क्रिमिनेंट जीरो करके वैसे कर लो, एक तो वो तरीका है। दूसरा कि भाई अगर आपके पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस सी इक्वल टू जीरो आपको गिवन है, तो इनका पार्शियल डेरिवेटिव करके पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो इनका, वो आ जाएगा। दूसरा, इसमें जो आपके पास में होमोजीनियस टर्म है 2 डिग्री की, उसको ले लो, बाकी सबको हटा दो। 2hxy इक्वल टू जीरो, इसको y कॉमन ले लो, तो y कॉमन लेके a अपॉन ये x अपॉन वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, मतलब तो x अपॉन वाई का स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर, ये तो 3 रहेगा, 3 क्या सॉरी f प्लस बी है, सॉरी बी, ये बी और ये 2h और ये x अपॉन वाई। और x अपॉन वाई को क्यों? क्योंकि y इक्वल टू m अपॉन x ही तो होता है ना, मतलब y इक्वल टू एम एक्स होता है, तो m इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स होता है, सॉरी y अपॉन x होता है, तो फिर x को कॉमन ले लो, है ना? तो x को मतलब x स्क्वायर को कॉमन लिया, तो x स्क्वायर को कॉमन लेकर के ये m में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और मैंने बताया हुआ है आपको बकायदा, m में क्वाड्रेटिक बना करके m की दोनों वैल्यूज निकाली जा सकती है। पॉइंट ये आ चुका है, m की दोनों वैल्यूज आ चुके, तो दोनों लाइन आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगी। और जब ये दोनों लाइन आपके पास आइडेंटिफाई हो जाएगी, उसके बाद करना ही क्या है? दोनों लाइन आ गई आपके पास में, सपोज एक लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, और दूसरी लाइन मान के चलो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, तो इनके बीच का एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन ही तो निकालनी है, और वो तो फॉर्मूला आपको आता ही होगा, वो तो आता ही होगा आपको, करना क्या, यही तो होता है, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये हटाओ यहाँ से, और मगर है ना भाई, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर, ये हो गया आपका, हटाओ इसको यहाँ से, ये हो गया, प्लस लेने पर एक आ जाएगा, माइनस लेने पर दूसरी आ जाएगी, हो गया आपका क्वेश्चन। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अरे रिप्लाई हाँ। करो। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको कोई ये कह दे कि कौन सी मेजर एक्सिस है कौन सी माइनर एक्सिस है, तब क्या करोगे? ये बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ मैं। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कोई निकालने के लिए कह दे कि भाई मेजर एक्सिस कौन सी होगी या माइनर एक्सिस कौन सी होगी, तो कैसे निकालोगे? भाई दोनों एक्सिस तो आ गई हैं आपके पास में, कैसे निकालोगे? उसके लिए वो परपेंडिकुलर एक्सिस वाला, भाई आपके पास में ये भी लाइन आ चुकी है और ये भी लाइन आ चुकी है, तो पॉइंट ले लो ना यहाँ पे। इसेंट्रिसिटी, अच्छा इसेंट्रिसिटी कैसे निकलेगी यहाँ, वो सारे सब तरीके अभी आएंगे धीरे धीरे। चलिए इस क्वेश्चन को अभी होल्ड पे डालते हैं। सर मेजर और माइनर एक्सिस कैसे निकालेंगे, ये सब में बात अभी होगा, है ना? क्योंकि एक साथ सारी बातें बता देने से भी फिर क्या है ना, कई बार कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, तो इस बात को आगे के लिए छोड़ते हैं अभी, क्योंकि अभी इसेंट्रिसिटी कैसे निकलती है, ये एसिम्प्टोट इसका इतना अच्छा प्लस पॉइंट है ना, बहुत सारी चीजें काउंट कर जाता है। तो लिख लेते हैं, बाय द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू जीरो, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर can be identified by solving डेल ऑफ एफ अपॉन डेल एक्स। एफ क्या है आपका? इसी को ही एफ ऑफ एक्स वाई बोलते हैं, इसी को ही एफ ऑफ एक्स वाई बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई बोलते हैं इसको, बाय द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इसी को ही है, मतलब एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है ना ये, इसी को बोलते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड डेल ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। इन दोनों को सॉल्व कर लो, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास, ठीक है? अगला, बाय गेटिंग
by by the by the asymptotes both axes of hyperbola can be identified. कैसे करते हैं? सबको पता है कि दोनों लाइनों से क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लोगे आप। नहीं, दोनों लाइनों से मतलब जो एसिम्पटोट है उनसे दोनों लाइनें निकाली जा सकती है। वो कैसे निकालते हो वो आप देख लो अपने हिसाब से। और उन दोनों लाइन निकाल करके उनके बीच का एंगल बाइसेक्टर आपको निकालना है। आइडेंटिफाइड बाय कैन बी आइडेंटिफाइड, है ना। कैसे निकाली जाती है? बिकॉज बोथ एक्सेस of hyperbola will be angle bisector between asymptotes. क्लियर है? एसिम्पटोट्स का एंगल बाइसेक्टर होंगी हमेशा। अच्छा एक बात बताओ, दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैं बोलता हूं कि एक पेयर दूसरे पेयर का एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या वो दूसरा पेयर भी पहले पेयर का एंगल बाइसेक्टर होगा क्या? मतलब कहने का एसिम्पटोट के बीच का एंगल बाइसेक्टर एक्सिस है, तो क्या एक्सिस के बीच का एंगल बाइसेक्टर भी एसिम्पटोट्स होंगी क्या? रिप्लाई कीजिए। कहने का मेरा मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात पूछी है मैंने कि भाई एसिम्पटोट के बीच का एंगल बाइसेक्टर तो आपकी दोनों लाइन हो गई, एक्सिस हो जाएंगी, तो क्या एक्सिस के बीच का एंगल बाइसेक्टर भी एसिम्पटोट होंगी क्या? मतलब अगर ये दोनों लाइन है, नहीं सर। नहीं होगा ऐसा, हमेशा जरूरी नहीं है ऐसा, ये तो स्पेशल कंडीशन होती है, क्योंकि आपके एंगल बाइसेक्टर के बीच में हमेशा एंगल 90 का होगा। एंगल बाइसेक्टर के बीच में हमेशा। तो अगर ये एसिम्पटोट है तो आप जानते हैं एक्सिस तो क्या होती है, हाइपरबोला की जो एक्सिस होती है वो तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, बल्कि सारे कोनिक की एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो ये दोनों तो एंगल बाइसेक्टर होती है, मगर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हो ऐसा जरूरी नहीं है। मगर अगर आपका पैराबोला हाइपरबोला ए इक्वल टू बी वाली कंडीशन ऑक्यूपाइड करता है, मतलब अगर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो यस एसिम्पटोट भी आपकी एक्सिस के बीच का एंगल बाइसेक्टर होंगी, क्योंकि उस लाइन में आपके पास एसिम्पटोट कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। मतलब एक का एंगल अगर 45 है तो दूसरे का भी 45 है, तो इनके बीच में भी एंगल पाई बाई 2 का हो जाएगा। क्लियर है ना बात? क्लियर है? हाँ सर। ठीक है ना। चलिए तो लिख देते हैं, चलिए इसको भी। इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्सिस एंड asymptotes are angle bisector of each other. Angle bisectors of each other. एक दूसरे के एंगल बाइसेक्टर होंगे ही हमेशा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। ये प्रॉपर्टी क्लियर है ना आप लोगों को? अमूल्या, द प्रॉपर्टी इज क्लियर टू यू? अमूल्या क्लियर है? एतल क्लियर है? प्रणव जाधव क्लियर है? साक्षी, सौंदर्या क्लियर है? देश को क्लियर होगा। स्वरूप क्लियर है? तनाज यस बेटा क्लियर है? ये जो अभी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी क्लियर है? यस। सुशांत कुंभार सॉरी, क्लियर है? रिप्लाई कीजिए, क्लियर है ये सारी प्रॉपर्टीज? रिप्लाई कीजिए प्लीज। एक बच्चे का मैसेज आया है, अनिरुद्ध को क्लियर है, बाकी सबको क्लियर नहीं है क्या? प्रथमेश का भी आ गया, सबके है सर क्लियर। तनाज को भी आ गया है। चलिए क्लियर चलिए है सर। चलिए चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए मैं ये एसिम्पटोट को पढ़ाना जरूरी था, है ना। मैं चाहता तो इसकी प्रॉपर्टी लिखाकर छोड़ देता, बट अभी आपको पता पड़ेगा इसकी कितना अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। एसिम्पटोट्स
are actually tangent to hyperbola from center. From center मतलब आपकी हाइपरबोला से सेंटर से अगर हम कोई टेंजेंट डालते हैं ना, तो वो टेंजेंट आप सेंटर से अगर टेंजेंट डालते हैं तो उस टेंजेंट को ही हम हाइपरबोला बोलते हैं। देखिए एक्चुअली सेंटर से अभी अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, सर अच्छा ठीक है सेंटर से डाल देते हैं, ये लो सर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है सर, आप जैसे कहते हो तो ये एक्स एक्स वन तो ये भी जीरो हो गया, माइनस वाई वाई वन ये भी जीरो हो गया, ये तो इक्वल टू जीरो इक्वल टू वन आ रहा है। तो आप इस बात को समझिए, एक्चुअली सेंटर से अगर हम देखें तो वैसे तो कोई टेंजेंट पॉसिबल है नहीं। सेंटर से आप अगर डालेंगे हाइपरबोला पे, इसका शेप ही कुछ ऐसा था कि टेंजेंट टच कर नहीं रही है उसको, तो ये अगर हम डालेंगे तो वो इनफाइनाइट पे जाकर के टच करेगी, ना तो कभी इनफाइनाइट आता है ना ही कभी ये टच करती है। तो इसीलिए ये वाले जो हमारी जो रिप्लेसमेंट वाला मेथड है उससे टेंजेंट आती नहीं, उससे उससे कुछ आएगा ही नहीं। आप उससे लगा करके देखेंगे तो 1 = 0 कुछ फॉर्म आता है, तो ये तो कुछ सेंसलेस बात है, ये तो 1 = 0 सेंसलेस बात है ये तो इसलिए यहां पर जाकर के ये रिप्लेसमेंट इसलिए मेथड फेल होता है क्योंकि ये टेंजेंट है नहीं, इसको एसिम्पटोट बोला जाता है, स्पेशल टाइप की टेंजेंट है। मगर अगर फिर भी अगर किसी पॉइंट पे, क्योंकि ये दोनों आपकी जो हाइपरबोला पर जो हम एसिम्पटोट डालते हैं वो दोनों एसिम्पटोट आपकी पास तो सेंटर से ही होती है, तो अगर देखा जाए तो एसिम्पटोट ये सेंटर से इसको एज अ टेंजेंट लिया जाता है, ये टेंजेंट आपकी इनफाइनाइट पे जाकर के टच करती है, तो ना कभी इनफाइनाइट आता है और ना ही कभी ये टच एक्चुअली करती है। क्लियर है ना? तो ये भी एक छोटा सा नोट करने वाला पॉइंट है यहाँ पे। आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एपी में होते हैं कौन कौन, किस किस के कोफिशिएंट एपी में होते हैं। जैसे सपोज आपने हाइपरबोला लिया, हाइपरबोला का कोफिशिएंट जो है आपके पास एच आ गया, कॉन्जुगेट हाइपरबोला का सी आ गया और एसिम्पटोट का ए आ गया। तो एपी में क्या होता है? सी एच सी ए, क्या यही एपी में होता है क्या, या कुछ और एच सीक्वेंस होता ए है? सी क्या 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 होता है? ए पहले आता है, सी बाद में? एच एच ए सी एच ए सी या सी हाँ एच है, मतलब ए आपका बीच में होता है कुल मिलाकर के, तो मतलब सी ए हाँ एच की बात करूं या एच ए सी की, तो कुल मिलाकर के सी प्लस एच = 2 है, ये रिलेशन होता है। ये बेटा अपन ने बात लिख ली है ना? मेरे को जहां तक याद है मैंने लिखवा चुका हूं इस बात को मैं। अरे बोलो बेटा, हाँ यस, लिख ली है ना ये बात अपन ने? ये बात मैं लिखवा चुका हूँ कि ये सब पूरा एपी में होता है ना, तो इसको अब यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, है ना? चलिए, कुछ एक इंपॉर्टेंट, अच्छा अब बात दरअसल आती है पैराबोला की, हाइपरबोला की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर। चलिए पहले उससे पहले एक ये प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एसिम्पटोट्स एसिम्पटोट्स आर द diagonals of rectangle, diagonals of rectangle, diagonals of rectangle parallel to which formed by the lines parallel to parallel to terminal of axis। अब एक्सिस के टर्मिनल्स क्या क्या होते हैं, चलिए इस बात को पहले समझ लीजिए। सपोज ये मेरे पास कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई और ये मेरे पास ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई। चलिए ये देखिए, ये हो गया मेरे पास, ये हो गया इधर, और ये इधर, ये हो गया, ये हो गया इधर, और ये इधर, ये हो गया। देखिए ये मेरे पास क्या है, -a,0, और ये मेरे पास क्या है, a,0, तो ये एक्सिस का टर्मिनल यही होता है। और यहाँ पर आपके पास क्या होता है, 0,b और 0,-b। तो इनके पैरेलल में अगर आप लाइंस बनाएंगे, इनके पैरेलल में अगर आप लाइन बनाएंगे 0,
माइनस बी, इनके पैरेलल में लाइंस बना देते हैं। तो इनके पैरेलल में आप जैसी लाइन बनाएंगे तो क्या क्या लाइन आएंगी, एक तो ये लाइन लीजिए आप, थोड़ा सा इधर ले लो इसको, थोड़ा सा और, ठीक है। दूसरी एक और लाइन इसके पैरेलल, इसे नीचे लेके आ जाओ यहाँ। तीसरी ये लाइन, इसको इधर लेके आ जाइए। चौथी ये एक और लाइन, इसको ये इधर लेके आ जाइए। तो ये जो आपका ये स्क्वायर नहीं बनेगा, ये रेक्टेंगल बनेगा। तो आपका जो एसिम्पटोट्स होती है ना, जो एसिम्पटोट्स होती है वो ये इनके डायगोनल्स ही होती है, ये ऐसे कुछ है ना। तो ये आपका ऐसे पास होगा यहाँ से। अब ये ऊंचा नीचा हो गया थोड़ा सा, चलिए इसको नीचा कर देते हैं। बच्चे का मैसेज आया है, थोड़ा सा। तो ये इनका डायगोनल होता है ये। अब परफेक्ट है ना। ये बी थोड़ा सा मैंने गलती से नीचे ले लिया था, तो ये बी यहाँ है। सिमिलरली दूसरी अगर एसिम्पटोट की बात करेंगे तो दूसरी एसिम्पटोट आपकी ये यहाँ होती है। ठीक है, ये कुछ आती है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ी लाइन टेढ़ी है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपकी एसिम्पटोट्स होती है कुल मिलाकर के। ये जो आपके पास में टर्मिनल एजेस होती है ना, मतलब ये बी और ये माइनस बी और ये ए और माइनस है, इसको अगर हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो इसका डायगोनल होता है ये आपका एसिम्पटोट्स, ठीक है ना। ये ऑब्वियसली इसका शेप जो होता है वो भी थोड़ा सा इससे लग कर ही होता है, ये ऐसा थोड़ा लग के जाता है इसके साथ में ना, थोड़ा सा हमने पैराबोलिक शेप बना दिया है इसका, क्योंकि ऐसा शेप होता नहीं है, थोड़ा यही यूं लग के जाता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर मैं ले लूं आपको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ले लें अगर, तो उस केस में क्या कुछ स्पेशल फीचर दिखेगा क्या आपको? सर वो स्क्वायर होगा क्या? चलिए मतलब रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर भी होगा, और इस स्क्वायर का जो सर्कल होगा वो कुछ, बच्चे का मैसेज आया है, बच्चे का रोहित का कुछ मैसेज नहीं आया इसका। स्क्वायर होगा, हाँ अनिकेत कांबले का मैसेज आया सर, स्क्वायर होगा। यस स्क्वायर तो होगा, मगर एक फीचर और ऐड हो जाएगा इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर आप लेंगे तो उसमें एक केस और ऐड हो जाएगा, मैं लिख देता हूं। अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया तो पहले तो क्या होगा कि इनके बीच का एंगल ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर होगा इसका जो सर्कल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी सर्कल हो जाएगा। यस ऑक्सिलरी सर्कल हो जाएगा, है ना। बच्चे का मैसेज आया है, डायरेक्टर सर्कल नहीं यार, डायरेक्टर क्यों होगा, डायरेक्टर क्यों होगा, डायरेक्टर सर्कल तो होगा ही नहीं ना उसका मेरे भाई। ए इक्वल टू बी हो जाएगा तो डायरेक्टर सर्कल क्या लेके रहोगे तुम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता ना, तो डायरेक्टर सर्कल तो होगा ही नहीं ना आपका, डायरेक्टर सर्कल तो होगा ही नहीं। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका किसका होता है, एलिप्स का, बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका होता है, हाइपरबोला का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ए इक्वल टू बी कर दोगे तो आपका डायरेक्टर सर्कल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्या होता है, खुद पॉइंट सर्कल होता है। ये बात पे तो बहुत अच्छी खासी डिस्कशन और बहस भी हुई थी अपन की, भूल गए क्या? चलिए लिख देता हूं, इन केस ऑफ, भूल गए क्या? रोहित, रोहित बच्चे का मैसेज आया है चलिए, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर गुलर हाइपरबोला एसिम्पटोट, नहीं, द rectangle
which have नहीं the quadrilateral quadrilateral made by lines parallel to axis, terminal of axis, line parallel from by parallel lines by parallel lines from terminal of axis will be a square and auxiliary circle will be inscribed circle of that square, है ना। अच्छा, ये स्क्वायर का एरिया कितना होगा रे? एरिया कितना होगा स्क्वायर का? 4a स्क्वायर। क्यों? ये वाली साइड भी 2a हो जाएगी, ये वाली साइड भी 2a हो जाएगी, तो 2a इंटू 2a क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर is 4a square, where a is semi transverse axis, मतलब लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स, वेयर a is लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। अच्छा, इस केस में कितना हो जाएगा? 4ab। एरिया, बच्चे का मैसेज आया है? 4ab एरिया ऑफ स्क्वायर इज 4ab, ठीक है ना। तो इसको दोबारा सेव कर लेते हैं। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई। अब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एसिम्पटोट हो गई। अभी हम क्या देख रहे थे इसमें? एसिम्पटोट्स। चलिए अब देख लेते हैं। ये भी हालांकि कहीं ना कहीं एसिम्पटोट के फीचर हैं। प्रॉपर्टीज ये भी एज ए प्रॉपर्टीज काउंट करी जा सकती हैं, मगर जो मेन जो प्रॉपर्टीज हैं वो अब आएंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्पटोट्स। हालांकि ये जो ऊपर मैंने पॉइंट लिखा है ना, वो भी प्रॉपर्टीज ही है ना। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्पटोट्स। हाँ भाई, द एंगल बिटवीन asymptote of hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 is कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? हमने जो एसिम्पटोट निकाली, अरे कितना होगा इन एसिम्पटोट्स के बीच में? एंगल कितना होगा? दो भाई, रिप्लाई दो, कितना होगा? ये केवल एसिम्पटोट ही बनाऊंगा मैं, क्योंकि उसी से ही काम है। ये सपोज आपकी एक एसिम्पटोट है, ये, ठीक है। ये दूसरी एसिम्पटोट ले लो, ये दूसरी ले लो, है ना। तो भाई इनकी इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन तो तुमको पता है, y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स। तो ये इसका स्लोप कितना होगा और इसका स्लोप कितना होगा? क्यों भाई, इतना तो बता ही सकते हो कितना होगा। जब तुमको इक्वेशन पता है तो ये भी पता होगा तुमको भाई, ये तो है y इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स। अगर बी और ए दोनों पॉजिटिव में, पॉजिटिव ही होंगे।
और ये है आपके पास में y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स। तो इसका स्लोप कितना है, मतलब ये एंगल कितना है, अगर इसको मैं थीटा बोलूं और इसको मैं थीटा 1 बोलूं, इसका थीटा 2 बोलूं, तो क्या एंगल होंगे? हाँ बेटा बताओ, क्या एंगल होंगे? ये बिल्कुल एकदम वाहियात सा प्रश्न पूछा है मैंने, ये तो आंसर बताना ही पड़ेगा आपको, कितना होगा ये एंगल? अरे रिप्लाई करो रे भैया। सर कितना होगा? M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ये तो बेटा थीटा तो बता दो 10 पहले। थीटा, अरे थीटा तो आपके पास में कितना हो जाएगा, इसका स्लोप ही, इसका स्लोप आपके पास में कितना है, टेन थीटा बी अपॉन है, तो थीटा कितना, 10 इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स बी अपॉन है। दूसरा है दोनों के दोनों बराबर होंगे, तुम ये भी बात तुमने नहीं बोली, ये दोनों बराबर होंगे ये, तो ये टेन इनवर्स बी अपॉन ए, और ये आपके पास में कितना हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो एंगल बिटवीन, है ना, एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट इज 2 tan इनवर्स बी अपॉन ए। यही होगा ना विघ्नेश, यही होगा ना विघ्नेश, है ना? अच्छा चलो भाई, अच्छा विघ्नेश सर वो m1 m2 से ठीक है बेटा, ये ले लो, m1 आपका कितना है, tan इनवर्स बी अपॉन है, m2 कितना है तुम्हारे पास, माइनस tan इनवर्स बी अपॉन है। चलो ठीक है भाई, ऐसे कर लो, तो ये आपके पास में इन दोनों के बीच का जो सर एंगल होगा थीटा, वो कितना हो 10 जाएगा, इनवर्स में होगा सर वो हाँ क्या, मतलब M1 भी अपॉन ही होगा ना डायरेक्ट। क्यों? हाँ अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, m1 बी अपॉन होगा, यस सॉरी सॉरी, m1 आपका बी अपॉन होगा, ठीक है। हाँ लो ये लो बी अपॉन है, और ये बी अपॉन, ये माइनस बी अपॉन है, ठीक है, गलती से लिख दिया था मैंने। तो ये आपके पास में tan इनवर्स m1 माइनस m2 होगा, तो ये बी अपॉन है, माइनस ये माइनस बी अपॉन है, और अपॉन में ये 1 प्लस बी अपॉन ए इंटू माइनस बी अपॉन ए। तो ये तो तुम्हारे पास tan इनवर्स 2b अपॉन ए, और ये 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये भी तो फॉर्मूला वही होता है, tan इनवर्स 2t 1 माइनस टी स्क्वायर, क्या होता है ये आपके पास में, tan इनवर्स t प्लस tan इनवर्स टी। हालांकि यहाँ पर कंडीशन लगती है कि t जो है आपका वो एक से छोटा होना चाहिए, और t तो एक से छोटा होगा ही, क्योंकि आपके पास a जो है वो ट्रांसफर्स एक्सिस से जो बड़ी होती है, तो ये क्वांटिटी तो बेटा एक से बड़ी होती है, याद है ना, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूले आते, तीन फॉर्मूले आते हैं इसके, एक्स और वाई लेसर देन वन का अलग आता है, एक्स वाई ग्रेटर देन वन का अलग आता है, एक्स वाई इक्वल टू वन का अलग आता है, समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो ना? हाँ सर। क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स वाई लेसर देन वन होगा तो क्या होगा उसका, उस केस में आपका ये हो जाता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, और ग्रेटर देन वन हो जाए अगर एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन वन हो जाएगा, उस केस में क्या होता है, क्या फेस डिफरेंस क्रिएट होते हैं इसके, क्या फेस डिफरेंस क्रिएट होंगे इसके, क्या फेस डिफरेंस क्रिएट होंगे बताइए, नहीं पता, ग्रेटर देन वन हो जाए, नहीं पता, अब फेस डिफरेंस तो खैर क्या बताएं उसको, मगर फॉर्मूला होता है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स, यही एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये होता है, ये होता है आपका, एक मिनट, ये इधर आता है यस ऐसे, और ये इधर आता है आपके पास में, ये इधर पूरा ऐसे, तो ये माइनस का हो जाता है, माइनस प्लस होता है, सॉरी यस ये प्लस होता है, क्लियर है ना? क्लियर है, अब नहीं पता होगा, और एक्स वाई अगर वन हो जाए तो क्या होता है, तो सिंपली पाई बाई टू हो जाता है ये, और अगर एक्स और वाई दोनों वन हो तो सिंपली पाई बाई टू हो जाता है आपका ये। चलिए चलिए आगे देखते हैं, है ना? तो ये आपके पास में अगर तुम बेटा इसको भी करोगे, तो अच्छा यहाँ की बात करें बी अपॉन ए, ये आपका एक से छोटा ही रहेगा, क्योंकि ये आपके पास कॉन्जुगेट एक्सिस है, ट्रांसफर्स एक्सिस है, तो इसको सिंपली आप लोग क्या लिख सकते हो, इसी कोई फॉर्मूला से आईटीएफ, यहाँ से आईटीएफ लगता है फिर, तो इसको सिंपली क्या लिखा जा सकता है, एज इट इज 2 tan इनवर्स बी अपॉन है, मतलब tan इनवर्स बी अपॉन है प्लस tan इनवर्स बी अपॉन है लिखोगे, तो यही आ जाता है आपके पास में, ठीक है? तो ये होता है आपके पास में, यहाँ बेटा ये जो दो बीच का एंगल है उसको टू थीटा बोलेंगे, टू थीटा होगा, एंगल टू थीटा होगा ना, ये भी थीटा और ये भी थीटा, टू थीटा होगा ना एंगल,
2 थीटा होगा, तो 2 थीटा आपका कितना आ जाता है 2 tan इनवर्स p अपॉन a, एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट ये होता है। समझ में आया? अरे बेटा समझ में आया क्या? हाँ सर। चलिए अब देखो यहाँ पे एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, पहले तो चर्चा कर लेते हैं। हाँ भाई, मैंने आपको क्या क्या चीजें निकालना बता दी। अगर आपके पास हाइपरबोला गिवन है तो हाइपरबोला से आप एक्स सेंटर निकाल सकते हैं, उसको सॉल्व करके, पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व करके। दोनों लाइन को अलग अलग कर लेंगे तो आप उन दोनों से एक्सिस भी निकाल सकते हैं, एक्सिस तक तो निकल पहुंच जाएंगे। हाँ, कौन सी ट्रांसवर्स है कौन सी कॉन्जुगेट है इसके लिए फिर बहुत सारे तरीके, मतलब आप पैराबोला के साथ जो गिवन पैराबोला उसके साथ सॉल्व कर लो। अगर आपके पास में इंटरसेक्शन रियल आ जाते हैं तो कॉन्जुगेट है, सॉरी अगर रियल आ जाते हैं तो ट्रांसवर्स है, और अगर रियल नहीं आते तो फिर वो कॉन्जुगेट्स होगी। भाई अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सपोज मेरे पास लाइन है, अगर उसको हाइपरबोला के साथ में, आप ये भी जानते हैं ना कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट जो एक्सिस होती है उसको तो हाइपरबोला कभी काटेगा नहीं, तो अगर उसको मैं सॉल्व करूंगा तो कभी भी कोई रूट आएगा नहीं। जैसे इसी को ही ले लो ना आप, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आप भी जानते हैं इसकी कॉन्जुग इक्वल टू 1, इसकी आपके पास ये कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी होती है, वाई एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू 0 रखता हूँ तो कुछ आता ही नहीं है, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 1, इंपॉसिबल है ऐसा होना, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो उसी तरीके से आपके पास दोनों लाइन आ गई, हाइपरबोला के साथ सॉल्व कर लो। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ना, मगर यस ये भी एक तरीका है। अगर आपके पास रूट रियल आ जाते हैं तो ट्रांसफर से, और अगर रूट इमेजिनरी आ गए तो कॉन्जुगेट हो जाएगी। मगर अब बात यह है कि क्या हम इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं क्या? यस, इसेंट्रिसिटी निकाली जा सकती है। देखिए, इफ एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट इज 2 थीटा, देन eccentricity E इक्वल टू sec थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए। अब समस्या सर ऐसा कैसे हो सकता है, अभी देख लेते हैं प्रूफ। लेट हाइपरबोला, आप इतना तो मानते हैं ना कि अगर मैंने इसको स्टैंडर्ड पे प्रूफ कर दिया तो जनरल पे भी प्रूफ हो जाएगा ये। हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट 2 थीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स बी अपॉन ए, यही होगा। तो बेटा विघ्नेश, यहां से तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना कि tan थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। हाँ सर। तो बेटा फिर ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको भी तो फिर मैं 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और दोनों का अगर मैं रूट लगा दूं, ये तो ई होता है और ये तो सेक थीटा है। प्रूव्ड हो गया। हाँ चलिए ये तो हुई एक बात। अब तुम बेटा मुझे ये बताओ, इफ हाइपरबोला इज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy, बेटा सबको रिप्लाई करना है, अकेला ही विघ्नेश ही नहीं करेगा। 2hxy प्लस c इक्वल टू 0, देन इसेंट्रिसिटी। हाँ भाई, कैसे? दो अपने सजेशंस, कैसे बोलो भाई, जिस जिसको सजेशन। सौभान, सौभान बेटा रिप्लाई करो, कैसे होगा, कैसे निकालेंगे? सौभान शेख, सौभान बेटा रिप्लाई करो भाई, आप तो अच्छे बच्चे हो, बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। भाई मेरे पास हाइपर बोला है, ट्विस्टेड एज वेल एज शिफ्टेड है, यहाँ कहीं पड़ा हुआ है ये ऐसा। अब इसकी इसेंट्रिसिटी, इसकी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी इक्वेशन आपको दी है। बस, हाँ कैसे निकलेगी बताओ? मतलब इसके जो असिम्प्टोट्स हो गए ना, हाँ उसकी इक्वेशन निकाल देंगे, ठीक है। हाँ, और उनके बीच का एंगल हम
फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो आप मेरे भाई सुनो, अगर एसिम्पटोट निकालने की जरूरत क्या है? अच्छा, इनके बीच का एंगल कितना होता है? 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। उसमें सी कहीं दिख रहा है तुमको? नहीं सर, सी जब नहीं है। तो सी है नहीं तो फिर एसिम्पटोट क्यों निकाल रहे हो? हम्म? हाँ सर, यही से हम निकाल सकते। तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट, हालांकि ये प्लस माइनस आता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, अब ये थीटा आ गया। अब इसेंट्रिसिटी कैसे निकालें? इसेंट्रिसिटी कैसे निकालें बेटा, बताओ? तो टेन थीटा आ गया, टेन थीटा से सेक थीटा निकाल दो। सेक थीटा से। सेक थीटा, हाँ बेटा ये सही बोल रहे हैं क्या? इधर पढ़ो ध्यान से, यही तो गलती करते हैं बच्चे, इसीलिए तो मुझे बतानी पड़ती है ये बात। यहां देखो ध्यान से, एंगल 2 थीटा है, तब आपकी इसेंट्रिसिटी थीटा लेगी। जब तुम एंगल ही यहां पर थीटा निकाल रहे हो, जब तुम एंगल ही यहां पे थीटा निकाल रहे हो, या तो यूं बोलो कि ये 2 थीटा है, या तो यूं बोलो कि ये 2 थीटा है एंगल उनके बीच में। अब तुम थीटा निकालो, और अगर तुम इसको थीटा मान रहे हो, तो फिर तुम्हारी जो इसेंट्रिसिटी आएगी ना, वो ई सेक इक्वल टू सेक थीटा बाई 2 आएगी। घुसी कुछ बात दिमाग में? क्या बोलना चाहता हूं? हाँ हाँ सर। या तो इसको 2 थीटा लो, है ना, इस और मेरी मानो तो उसको 2 थीटा ही ले लो, ताकि आपका जो पुराना वाला स्टेटमेंट है ना, वो यहां पर भी वैलिड हो जाएगा। भाई उनके बीच का एंगल है, उसको मैं अल्फा बीटा गामा थीटा लूं या 2 थीटा लूं, क्या फर्क पड़ेगा? तो ये है आपका 2 थीटा। तो इस तरीके से आप यहां पर tan 2 थीटा, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। और tan 2 थीटा आने के बाद, जब तुम्हें tan 2 थीटा पता है, अच्छा सर tan 2 थीटा, सर ये तो आपके पास पॉजिटिव है नेगेटिव है कुछ फर्क नहीं पड़ता उसका, आप भी जानते हैं कि ये एक तो एक्यूट एंगल है और दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल है। इसका स्क्वायर करोगे तो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव सब सेम हो जाएंगे। वन ऐड करके रूट लोगे तो आंसर आपका प्लस में लोगे या माइनस में? अरे ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसेंट्रिसिटी नेगेटिव तो होती नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखा था। इसेंट्रिसिटी होना चाहिए ना सर, रूट लगा रहे हो आप, तो इधर तो प्लस, इधर नहीं आएगा, इधर तो आना चाहिए, दोनों जगह नहीं आ सकता, क्योंकि इसेंट्रिसिटी पॉजिटिव होती है, तो प्लस और माइनस ही आ जाएगा। ये tan 2 थीटा आ गया तुम्हारे पास, इससे तुम सेक थीटा आइडेंटिफाई कर लोगे। और सेक थीटा कैसे निकालोगे, वो तो अब तुम आईटीएफ से जानते ही हो, इतना सिंपल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। tan 2 थीटा है तुम्हारे पास, इससे tan थीटा निकाल लो, और वैसे ये नॉन एंगल आएगा आपके पास में, ये कुछ इस तरीके की चीज आ जाएगी जैसे सपोज √3, तो ऑब्वियस सी बात है tan थीटा कितना हो जाएगा आपके पास में, 1/√3। और आपके पास में सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा सेक 60, सॉरी सेक 30 कितना हो जाएगा आपके पास में, 2/√3। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? हाँ सर। बस इस तरीके से किया जाता है इसको। तो यहाँ से tan 2 थीटा आइडेंटिफाई हो जाएगा, और यहाँ से tan 2 थीटा से फिर सेक थीटा आपको आइडेंटिफाई करेगा। देन इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू सेक थीटा, और सेक थीटा से कैसे इसको निकालते हैं अब वो तुम कर सकते हो इस चीज को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैं मार्क कर रहा हूं इसको, जब इतनी बार बोल रहा हूं तो आप समझ सकते हो इससे कितने बार क्वेश्चन आ चुके होंगे, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इस प्रॉपर्टी का। इसेंट्रिसिटी, ये हाइपरबोला होना, हाइपरबोला में एसिम्पटोट होना, ये बहुत मेहनत बचा लेता है आपकी। पूरा का पूरा हाइपरबोला आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट की हो जाता है, वहां के सारे कंसेप्ट लग जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि केवल कांस्टेंट टर्म का यूज होता है इसमें, केवल केवल। क्लियर है भाई, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। चलिए कितना टाइम हुआ, 34 मिनट हो गए। चलिए एक दो प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं, 2 मिनट और लगेंगे, एक प्रॉपर्टी और देख के फिर खत्म करते हैं। इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ एसिम्पटोट, इफ फ्रॉम, इन दोनों का प्रूफ कल देखेंगे, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ एसिम्पटोट if from any points of asymptotes a straight line be drawn be drawn perpendicular to perpendicular लिखा है, ठीक है ना, perpendicular to the
transverse axis the product of the segment line the product of the segment of this line segment of this line intercepted between the points between the points and the curve is always equal to the square of the semi conjugate axis. इसका प्रूफ हम कल देखेंगे, अब इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते। कह रहा है कि भाई इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ asymptote a straight line drawn perpendicular to the transverse axis, ठीक है ना, then the product of segment of the line intercepted between the point and the curve is always equal to the square of सेमी कॉन्जुगेट एक्सेस। तो भाई बात कुछ ऐसी है, जैसे मान के चलो ये आपका हाइपरबोला है, एक ब्रांच ले ली, ये दूसरी ब्रांच है, इधर एक ही ब्रांच से काम हो जाएगा। इसकी कोई ये एसिम्पटोट है, एक ये है, एक यहाँ कहीं इधर होगी। यहां से परपेंडिकुलर डाला आपने ये, तो ये जो सेगमेंट आपका देखिए, द सेगमेंट ऑफ दिस लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट एंड द कर्व, ये पॉइंट और ये कर्व के बीच का जो सेगमेंट आ रहा है लाइन का, मतलब कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला। कौन कौन सा सेगमेंट, एक तो ये वाला सेगमेंट और एक पूरा ये वाला सेगमेंट। इसका जो मल्टीपल होगा वो सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस के स्क्वायर के बराबर होगा, लाइक स्टैंडर्ड के केस में बी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी, इसका भी स्टेटमेंट देखेंगे, स्क्वायर कल देखेंगे, इसका प्रूफ कल देखेंगे। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट the tangent at any point P on hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 with center C meets the asymptote at Q and R and cut off एक मिनट रुकना बेटा, सर का कॉल आ रहा है। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून सर, बोलिए। एक मिनट रुकिए सर, मैं भी
अच्छा बेटा, वो सर का कॉल आ गया था बीच में। आपको पता है ना कि अभी 2 दिन तक अपना छुट्टी रहेगी? 2 दिन अपनी छुट्टियां हैं, आपको याद है नहीं याद है? सर ने बताया नहीं बताया आपको? सर हाँ, कल की पता है। मीटिंग में डिस्कस हो रहा। हाँ मतलब अभी मेरे पास सर ने मुझे बताया शायद जो है आपके 2 दिन लेक्चर आपके अभी नहीं होंगे। ओहो यार, ये रिकॉर्ड पे चला गया। ओहो, चलिए खैर इसको देख लेते हैं, ये स्टेटमेंट कंप्लीट करके फिर खत्म करते हैं। और अगर आपके कुछ डाउट हैं तो यस ऑब्वियसली कल के जो क्वेश्चन मैंने दिए थे उसके कॉरेस्पॉन्ड में कुछ कुछ डाउट जो होंगे वो ले लिए जाएंगे। कट ऑफ अ ट्राइंगल CQR of constant area equal to AB, A और ये B, जहां पर A आपका पता है सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस और B आपको पता है सेमी कॉन्जुगेटेड, है ना। फ्रॉम asymptotes and the portion of tangent intercepted ED यहां नहीं आया था तो यहां लिख दिया, between the asymptotes asymptote is bisected at the point of contact। ठीक है, अब इनका जो प्रूफ है, एक ये प्रॉपर्टी और एक वो कल सर्कल वाली प्रॉपर्टी, इन तीनों के प्रूफ जो है हम कल की क्लास में देखेंगे, है ना। और कल की क्लास में एक छोटा सा पार्ट होगा आपका, दरअसल बेटा क्या होता है ना, ये जो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये वाला, जब A इक्वल टू B हो जाता है, इसी का जब 90 डिग्री से रोटेशन कर देंगे ना, अभी इसकी जो एसिम्प्टोट है ये y इक्वल टू एक्स है और इधर जो इसकी एसिम्प्टोट है ये y इक्वल टू माइनस एक्स है। तो जब इसी का ही 90 डिग्री से रोटेशन कर देंगे तो होता क्या है ना, इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना वही इसकी एसिम्प्टोट बन जाती है और इसकी जो एक्सिस होंगी ये y इक्वल टू एक्स और ये y इक्वल टू ये बन जाती है। तो इस ये वाली केस में, है ना, तो हालांकि इसका काफी कुछ ये सी पर भी डिपेंड करता है ना, कि आपकी ट्रांसफर्स और एक्सेस और कॉन्जुगेट एक्सेस जो है वो कौन कौन सी होने वाली है। तो इसको हम जो है वो कल देखेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस, मैंने जो कल क्वेश्चन दिए थे वो आप लोगों ने ट्राई किया। कल मैंने एक बहुत इजी क्वेश्चन भेजा था आपको फिजिक्स का, रिलेटिव मोशन का, है ना, तो वो भी आप लोगों ने नहीं किया। चलिए खैर, मैथ का क्वेश्चन किया नहीं किया आप, तो ये बताइए हाइपरबोला का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया नहीं किया आपने? 10 के उसमें से। शाबाश शाबाश, 10 के 10 नौ हो गए किए ना? थे। 9 किए, हाँ, ठीक। हो गए 10। ठीक है, तो आज बाकी के ट्राई कर लेना, प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप में बोल देना, मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है। और 2 दिन की Yes. अपनी 2 दिन अपनी छुट्टी आ रही है यहाँ पे, मंडे से आपके लेक्चर जो है फिर से रिज्यूम होंगे। इस बीच में अगर आपको लगता है कि नहीं सर फलाने टॉपिक में हमको डाउट है या ऐसा कुछ है तो सर को बोल दीजिएगा, एक क्लास जो है अपनी सेपरेटली कंडक्ट कर दी जाएगी।